केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। खबरों की शुरुआत करेंगे मुंबई से। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बयानबाजी हुई। कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इतना ही नहीं, घोषणाओं की बौछार भी की गई। लेकिन अब महज कुछ घंटों के बाद मायानगरी में वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स के मंदिर दर्शन ने आखिरी दौर में भी सियासी हलचल तेज कर दी है। ऐसा इसलिए कि अपना वजूद बचाने की खातिर 2 दशक के बाद साथ आए दोनों भाइयों ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड खेला है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन पूरा मामला क्या है, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। लेकिन हमें तो पहले लगा वो माइन दरगाह नहीं तो हजेली दरगाह जाएंगे। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव का फाइनल शोडाउन का वक्त है। कुछ ही घंटे बाद माया नगरी मुंबई में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स के टेंपल रन ने आखिरी दौर में भी सियासी हलचल तेज कर दी है। ऐसा इसलिए कि अपना वजूद बचाने की खातिर 2 दशक बाद साथ आए दोनों भाइयों ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है, जो उनके हालिया पॉलिटिकल कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लिहाजा मतदान से ठीक एक दिन पहले उद्धव राज का सहपरिवार मुंबा देवी दर्शन सवालों के घेरे में है, जिस पर महायुति ने निशाना साधा है। आज आप बोल रहे हैं मुंबा देवी, लेकिन हमें तो पहले लगा वो माइन दरगाह नहीं तो हजेली दरगाह जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनकी जो राजनीति है। शिवसेना ने आगे कहा, चूंकि दोनों भाई बाला साहेब के विचारों को छोड़कर राजनीति करते हैं, ऐसे में वोट बैंक साधने के लिए वो दरगाह जा सकते थे। उन्होंने शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़े और जो मूल पार्टी की जो विचारधारा है उसको छोड़ के वो काम कर रहे। इसका परिचय आपको लोकसभा चुनाव में भी हुआ, विधानसभा चुनाव में भी हुआ और उनकी वोट बैंक अभी चेंज हुए, तो अपने वोट बैंक को बहकाने के लिए वो माइन दरगाह या हजेली दरगाह जा सकते। इसके अलावा शिवसेना ने उद्धव पर मां मुंबा देवी की अनदेखी का भी आरोप लगाया। शिवसेना ने कहा कि सीएम रहते हुए उद्धव ने मुंबा देवी मंदिर परिसर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ये भी हमें आश्चर्य, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी मुंबा देवी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कुछ सहयोग भी नहीं किया और उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने इनिशिएटिव लेके उसके लिए एक बजट प्रोविजन किया और वहाँ पे काम भी चालू किया। इस बीच बीजेपी ने भी उद्धव राज के मुंबा देवी दर्शन पर जोरदार प्रहार किया। बीजेपी के मुताबिक दोनों भाइयों ने वोट बैंक के लिए टूरिज्म किया, जिसे मुंबई की जनता अच्छे से समझती है। नहीं, देखो, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी का ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। लोकसभा के चुनाव के समय वो माहिम के दरगाह पे गए, हाजी अली की दरगाह पे गए, अभी उनका चेंज हो गया तो अभी वो मुंबा देवी के मंदिर पे आ गए। उनको लोकसभा में मुंबा देवी का मंदिर याद नहीं आया था और इसके लिए ये इनका पॉलिटिकल टूरिज्म है, श्रद्धा का विषय नहीं है। और मुझे इस बात का दुख भी है और क्रोध भी है कि अभी इन्होंने अपने मतों के लिए मराठी आदमी को तो छोड़ा था ही नहीं, अभी मुंबा देवी को भी नहीं छोड़ रहे। ठाकरे बंधुओं के मुंबा देवी की टाइमिंग और मंशा दोनों सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक समय वो भी था जब एक खास वर्ग को खुश करने के लिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को रोका गया था। लेकिन वक्त और सियासत का तकाजा है कि अब अपनी जमीन बचाने की खातिर एक बार फिर खुद को भगवाधारी और मराठी दिखाने की जुगत में है, जिसे जनता बखूबी समझती है। बहरहाल बीएमसी सहित सभी 29 महानगर पालिकाओं के लिए कुछ ही घंटे बाद वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे ठीक एक दिन बाद सबके सामने होंगे और ये भी कि किसे मुंबा देवी का आशीर्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
महज कुछ घंटों के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका को लेकर वोटिंग होने वाली है। हालांकि बीते कुछ महीनों से इस चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां थी वो देखिए आपने, अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाए गए वोटरों को अपने पाले में करने के लिए। और आखिरी दौर में ठाकरे ब्रदर्स ने मंदिर की भी दौड़ लगा दी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स खूब देखने को मिल रही है। आज लालू के लाल तेज प्रताप यादव भी दही चूड़ा पॉलिटिक्स का केंद्र बन गए। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में दिग्गजों का जमावड़ा लगा, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पशुपति पारस और साधु यादव भी शामिल हुए। इन नेताओं की मौजूदगी और तेजस्वी की गैर हाजिरी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि बिहार की सियासी खिचड़ी चर्चा का केंद्र बन गई है। आपको भी दिखाते हैं। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? क्या बिहार की राजनीति में तेजू भैया का दबदबा बढ़ रहा है? क्या तेज प्रताप यादव पिता लालू को मना पाएंगे? क्या लालू फैमिली एक बार फिर साथ होगी? बिहार में मकर संक्रांति का त्योहार इस बार दही चूड़ा तक सीमित नहीं रहा। ये प्रदेश की राजनीति का एपिसेंटर बन गया। तेजू भैया इस दही चूड़ा राजनीति को अच्छे से अपने पक्ष में कर रही हैं। सियासी गलियारों में बस तेज प्रताप यादव की ही चर्चा हो रही है। आज तो उनको पिता लालू यादव का आशीर्वाद भी मिल गया। पिता माता हमारे लिए भगवान है तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा? आशीर्वाद तो मिलते रहेगा। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? तेजू भैया की दही चूड़ा पार्टी में लालू यादव के साथ दोनों मामा प्रभुनान यादव और साधु यादव शामिल हुए। ऐसा लग रहा था मानो परिवार का भरत मिलन चल रहा हो, लेकिन इस पारिवारिक मिलन में तेजस्वी यादव की कमी सबसे ज्यादा खलती दिखाई दी। तेजस्वी आएंगे, हमने दिया है निमंत्रण। उम्मीद है कि थोड़ी देर तक आ सकते हैं। आएंगे, सब लोग आएंगे। भाई का स्वागत है पूरी तरह से। दही चूड़ा पार्टी के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के गैर हाजिर होने पर तंज कसा। तेजस्वी तो नहीं आए, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पशुपति पारस जरूर पहुंचे। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। एक तरफ तेज एनडीए नेताओं के करीब रहकर सत्ता से भी करीब रहना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवार के साथ मनमुटाव भी खत्म कर 8 महीने का वनवास खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका निभाएं। एक जिम्मेवार विपक्ष का संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भूमिका निभानी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करना चाहिए। देश के अंदर ही नहीं, अपने बिहार के अंदर बिहार के लोगों ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास पर खड़ा उतरना चाहिए और थोड़ा विदेश का दौरा कम करना चाहिए। चुनावी ग्रह था, ये ग्रह सब खत्म हो गया और आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग बिखरे हुए थे परिवार में, सब लोग एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। बिहार ही नहीं, दिल्ली में भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान सिंगर एक्टर बीजेपी नेता पवन सिंह भी इस भोज में शामिल हुए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव का फ्यूचर क्या होगा? क्या जेजेडी एनडीए में शामिल हो जाएगी? क्या नाराज तेज प्रताप की आरजेडी में मजबूती से वापसी होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और महुआ सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बिहार में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि तेज प्रताप यादव के मन में क्या चल रहा है और उनका अगला स्टैंड क्या होने वाला है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले वो उकसाने की कोशिश करता है और जब भारत उसे उसकी औकात दिखाता है तो पहुंच जाता है कटोरा शरीफ अमेरिका के पास मदद की गुहार लेकर।
हालांकि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान के साथ इतनी हमदर्दी है कि उन्हें पाकिस्तान के आतंकी कारनामे नजर नहीं आते, लेकिन जब भारत पलटवार करता है तो इन लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपको दिखाते हैं। हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद आतंकी सपोले बिलबिला रहे हैं और उसी बिलबिलाहट में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। टेररिस्तान में जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर के इशारे पर उसके शागिर्द जिहाद की भीड़ भभकियां देते फिरते हैं, जिसकी एक और नफरती किश्त जारी हुई है। इस बार लश्कर के कुख्यात आतंकी अबू मूसा कश्मीर की भड़काऊ तकरीर सामने आई है, जो खुलेआम हिंदुओं की गर्दनें काटने की बात कर रहा है। उसने ये गुस्ताखी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में की। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस्मत दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। आतंकी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो गजवाई हिंद वाले मिशन को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने सुरक्षित पनाहगाह सौंपी हुई है। म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अमालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है, और मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है, उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। इस दौरान जिहादी जहर उगलते उगलते इस उन्मादी ने अपनी जुबान से पाकिस्तान के असली मुखौटे को फिर एक बार दुनिया के सामने ला दिया। आप खुद सुनिए कि कैसे आतंक और पाकिस्तान के बीच जोर चोर मौसेरे भाई का रिश्ता है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, वहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे, और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। तो इससे पहले मसूद ने भी इस तरह भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की बात कबूली थी। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे। एक तरफ आतंकिस्तान में बैठे ये दहशतगर्द भारत के खिलाफ जिहाद और हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकियां देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब भारत दहशतगर्दों और उनके आकाओं पर वार करता है तो यहाँ बैठे कुछ लोगों की सिसकियां निकलती हैं, जिनका पाक प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा। उन्हीं में से एक है महबूबा मुफ्ती, जो आतंकिस्तान को सिंधु का पानी बंद किए जाने से बहुत खफा है। और हद तो तब हो गई जब दुश्मन मुल्क के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को उन्होंने इंसानियत के खिलाफ करार दे दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सिंधु का पानी बंद होने पर महबूबा इंसानियत की दुहाई दे रही हैं, लेकिन महबूबा तब चुप्पी साध लेती हैं जब उसी सरहद से आए आतंकी हिंदुओं के टारगेट किलिंग करते हैं। ऐसे में आतंकिस्तान से प्रायोजित हमलों और आतंकियों की नफरती तहरीरों पर महबूबा का खून कब खौलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक तरफ महबूबा मुफ्ती है जिनका पाक प्रेम खत्म नहीं हो रहा है, तो वही दूसरी ओर आतंकिस्तान है जिसकी हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। हर बार नए तरीकों से कोशिश की जाती है घुसपैठ करने की। बीते कुछ दिनों से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कठुआ से लेकर अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। यानी भारतीय सेना मुस्तैद है हर माकूल जवाब को देने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास से लेकर अमृत मंडल और कई ऐसे नाम और चेहरे जिनकी जान कट्टरपंथियों की तरफ से सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि वो हिंदू थे। इस बार भी रिपोर्ट से कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। वो खुलासा क्या है, देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून से बार बार जमीन लाल हो रही है, लेकिन हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मामले डराने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 6 महीनों में 116 अल्पसंख्यकों का कत्ल किया गया है। 6 जून 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच की यह रिपोर्ट है। इनमें ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय के थे। 116 में से 12 मामले मॉब लिंचिंग के हैं। रिपोर्ट में टारगेट कर झूठे आरोपों के बाद हत्याओं का भी जिक्र है। मरने वालों में कुछ बौद्ध और कुछ ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। रिपोर्ट से साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का रहना नर्क जैसा हो गया है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास से एक 38 साल की बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि महिला को अगस्त 2025 में भारत से आधिकारिक तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया था। महिला बिना वैध दस्तावेज के गैरकानूनी तरीके से देश में दोबारा घुसी। पुलिस ने महिला पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया है। कुल मिलाकर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना बेहद जरूरी है। SIR में बांग्लादेशी भारत का मतदाता नहीं बनेगा, ये उचित कदम है। तो मतदाता बनने से रोक रहे हैं, अब भारत से भगाने का भी काम हो जाए तो देश सुरक्षित हो जाए। बांग्लादेश में जो हाल इस वक्त हिंदुओं का है वो वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसके अलावा बांग्लादेश में लोगों की भारत में घुसपैठ भी बड़ी चिंता है। इस चिंता को कैसे दूर करना है, इस बारे में सोचना जरूरी है और इसका समाधान भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ईरान की। ईरान में जो इस वक्त हो रहा है उसका अंजाम किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि खामनेई का तख्ता पलट होकर ही रहेगा। प्रदर्शन में राख होती इमारतें और खामनेई के मौत के नारे इस बात की पक्की गवाही दे रहे हैं कि ईरान में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट में। ईरान की सड़कों पर बहता खून, ईरान में दिख रही आक्रोश की ज्वाला, ईरान में जारी है हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी खामनेई के सामने बड़ी चुनौती। ईरान के 150 से ज्यादा शहरों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में अगले पल क्या हो जाए इसका किसी को अंदाजा तक नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि खामनेई के लिए हालात काबू में करना इस समय बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश की तरह वहां के युवा भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। लोग खामनेई की मौत के नारे लगा रहे हैं। लगातार सैन्य कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है। खबर है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। ईरान में जारी प्रदर्शन में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 2572 पहुंच गई है। वहीं ईरान के चीफ जस्टिस ने हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमा चलाने और फांसी के निर्देश दिए हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि ईरान में मारे गए लोगों की सटीक संख्या का इंतजार कर रहे हैं। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बढ़ाई तो ट्रंप अब उकसाने में जुट गए हैं। ट्रंप विरोध कर रहे लोगों से संस्थाओं पर कब्जे की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा करें। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है। ईरान को एक बार फिर से महान बनाएं। दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. Then I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए खामनेई ने कहा कि ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका और यूरोप जिम्मेदार है। सड़कों पर उतरे लोग प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ही असली हत्यारे। ईरान में प्रदर्शन विदेशी साजिश। आतंकी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारी। बाहरी दुश्मन देश में दंगे भड़का रहे दंगे। वॉशिंगटन की धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ईरान में जारी प्रदर्शन को विदेशों का भी समर्थन मिल रहा है। इटली के मिलान में लोगों ने प्रदर्शन के समर्थन में रैली निकाली। ईरान की आजादी की मांग करते हुए लोग साल 1979 वाले झंडे लहरा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस ने भी वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है, अब एक्शन होगा। ट्रंप का संदेश, अमेरिका से मदद आ रही है। ईरान संघर्ष जारी रखे, रुकना नहीं है। हमारे बीच अब खून का दरिया, अपराधियों को सजा मिलकर रहेगी। सेना के पास भी वक्त बहुत कम। ईरान की सेना जनता के साथ आए। همیهنانم همانطور که در پیام قبلی به شما گفتم صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. इस बीच इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और ये हमला काफी बड़ा होगा, जिसकी प्लानिंग व्हाइट हाउस में हो चुकी है। ईरान में लगातार बदलते हालात को लेकर भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद लोगों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। साथ ही प्रदर्शन की सटीक जानकारी लेने के लिए स्थानीय चैनलों पर नजर रखने की सलाह दी। ईरान को लगातार युद्ध की धमकी दे रहे डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि ईरान और उसके समर्थक देश रूस और चीन की क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ईरान जिस तरह से पलटवार की धमकियां दे रहा है और S-400 जैसी मिसाइलों की तैनाती की है, जिसके बाद ट्रंप हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ के केजीएमयू में चलाए जा रहे जबरन धर्मांतरण के केस में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को आरोपी रमीज के फोन से कुछ अहम सबूत मिले हैं। रमीज के फोन ने कई राज उगल दिए हैं। एक तरफ मामले की जांच तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर केजीएमयू को 67 करोड़ का हाउस टैक्स का बकाया नोटिस जारी कर दिया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। केजीएमयू में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। धर्मांतरण रैकेट में डॉक्टर रमीज के कितने मददगार थे? सुनियोजित ढंग से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था।
जैसे जैसे केजीएमयू में जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे धर्मांतरण की साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। केजीएमयू का डॉक्टर रमीज कैंपस के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ धर्मांतरण का घिनौना खेल खेल रहा था। रमीज के फोन से कई सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं। रमीज मलिक के फोन से कई अहम चैट्स बरामद हुई हैं। चैट्स धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों की ओर इशारा करती हैं। मोबाइल से न्यूड तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। महिला डॉक्टरों के साथ चैट भी सामने आई है। कई हिंदू लड़कियों के साथ कनेक्शन मिला है। रमीज के मोबाइल से मिली जानकारी से साफ है कि उसका मकसद हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद और फिर धर्मांतरण कराना था। पूरा खेल एक सोची समझी बड़ी साजिश के तहत खेला जा रहा था, जिसमें एचओडी भी शामिल था। रमीज के फोन में कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। रमीज नियमित रूप से उसके भड़काऊ वीडियोस देखा करता था। इन्हीं वीडियो से रमीज जिहादी और कट्टरपंथी सोच को मजबूत करता था। अब इस विवाद में लखनऊ नगर निगम की एंट्री हो गई है। केजीएमयू को 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के मुताबिक केजीएमयू पर करीब 67 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। नोटिस के बाद कुलपति कार्यालय में बिल भी सौंपा गया। रिमाइंडर के बावजूद भुगतान न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मामले के तूल पकड़ने पर लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और कहा कि विवाद के बीच केजीएमयू को नोटिस देना संस्थान की छवि खराब करने जैसा है। मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अभी मीडिया ग्रुप में ही देखा था कि ये दिया गया, और कल ही क्यों दिया। अभी तक आप कर क्या रहे थे? 67 करोड़ एक साल का नहीं हो सकता, तो आपने किस आधार पे दिया, कैसे दिया? इतने बड़े संस्था को जो कि सीधा जनता से जुड़ी है, इस तरीके से डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले ने कई सवाल सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। इस रैकेट में रमीज के अलावा कितने लोग शामिल हैं? क्या संस्थान के और मुस्लिम डॉक्टर और विभागाध्यक्ष भी धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे? ये जांच में सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के आरोपी रमीज के फोन से कई बड़े खुलासे हुए हैं, और खुलासे ऐसे ऐसे हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। हालांकि अब जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं, और अब जो कनेक्शंस हैं इसकी भी जांच की जा रही है। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए? खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।